बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट सिलेक्शन का है इस वीक में, और ये चैप्टर नंबर 8 है हमारी कोर्स बुक के अंदर। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट जनरेशन के का टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जनरेट कैसे करते हैं और उनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। और उसके बाद जब हम कॉन्सेप्ट्स को जनरेट कर लेते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 था, लास्ट हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट जनरेशन, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जनरेट करते हैं और फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कॉन्सेप्ट सिलेक्शन का है। चूँकि हमारे पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हमने डेवलप किए हुए होते हैं, तो उनमें से हमने अब कॉन्सेप्ट सिलेक्शन करनी होती है। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट जनरेशन के बाद हम किस तरह से कॉन्सेप्ट सिलेक्शन करते हैं। ये वही फ्लो चार्ट है जो हर दफ़ा मैं दिखाता हूँ। इसको ज़रा दोबारा से देख लें, रिवीजन हो जाएगी कि हम जब भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो हम एक मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर ये डिटेल होती है कि किस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद सबसे पहले हमें कस्टमर नीड्स आइडेंटिफाई करनी होती हैं, और कस्टमर नीड्स की बुनियाद के ऊपर हम टारगेट स्पेसिफिकेशंस डिफ़ाइन करते हैं, और टारगेट स्पेसिफिकेशंस की बुनियाद के ऊपर फिर हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं, जो कि मल्टीपल होते हैं, और फिर उन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स में से फिर हम कॉन्सेप्ट सिलेक्शन करते हैं। और वो हमारा आज का टॉपिक है, जो कि हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट सिलेक्शन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले तो अगर हम कॉन्सेप्ट सिलेक्शन की बात करें तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट सिलेक्शन क्या होती है। कॉन्सेप्ट सिलेक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो इससे हमें पता चलता है कि कॉन्सेप्ट सिलेक्शन एक डिसीजन प्रोसेस है, और ये ऐसा डिसीजन प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम होती है, वो सिलेक्शन करती है किसी एक या चंद एक, यानी एक से ज़्यादा और चंद एक कॉन्सेप्ट्स की, जिनको हम फिर फर्दर डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम कॉन्सेप्ट जनरेशन करते हैं तो वहाँ पर हम अपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। फिर हम हर एक जो हिस्सा है उसकी मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर गौर करते हैं, और फिर इस तरह से जो मल्टीपल स्मॉल पार्ट्स होते हैं उनके मल्टीपल ऑप्शंस को मिक्स करके हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जनरेट करते हैं। उस स्टेज के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स हम इसलिए सिलेक्ट नहीं करते या जनरेट नहीं करते कि वो हमें उसी वक्त महसूस होता है कि ये मुमकिन नहीं होगा, ये कंपैटिबल नहीं होगा, या इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे हम जनरेट कर लेते हैं, उनमें से फिर कोई एक कॉन्सेप्ट या चंद एक कॉन्सेप्ट्स को सिलेक्ट करना जो है, उसका प्रोसेस जो है, उसको हम कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सिलेक्शन प्रोसेस है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट सिलेक्शन जो होती है, जिस वक्त हम कॉन्सेप्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमने 2 कॉन्सेप्ट सिलेक्ट कर लिए, जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे उनमें से। तो अब उन नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने फिर वो जो कॉन्सेप्ट हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, उनके हमने प्रोटोटाइप डेवलप करने होते हैं। उनके यहाँ से फाइनल स्पेसिफिकेशंस बनती हैं, जो कि मैंने पहले एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको यहाँ भी लिंक करूँगा। और फिर फाइनल स्पेसिफिकेशंस के बाद हमें उसके प्रोटोटाइप बनाने होते हैं। प्रोटोटाइप्स जो हैं वो चूँकि हमें बनाने होते हैं, तो उसमें अब हमें चैलेंजेस क्या आते हैं। तो 2 हमने अगर सेलेक्ट किए हैं तो हम 2 के प्रोटोटाइप बनाएंगे। अच्छा, अब
इस प्रोसेस के अंदर हमें क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे पहले तो ये कि क्या तरीका हो कि हम बेस्ट कॉन्सेप्ट को चूज़ करें। उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि मेरे पास अगर 10 कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनमें से कौन से कॉन्सेप्ट मेरे लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ये पहला चैलेंज होता है। नंबर 2, अब आपकी जो टीम है उसके अंदर मल्टीपल डेवलपमेंट टीम के अंदर मल्टीपल लोग हो सकते हैं और डेफिनेटली एक बंदे का काम नहीं होता प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये टीम्स का काम होता है। अब ये जो टीम है, आपकी टीम में मल्टीपल लोग होंगे और लोगों की ओपिनियन डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिवाइडेड हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई एक पैरामीटर ऐसा हो सकता है जो किसी एक बंदे को बहुत पसंद हो और किसी दूसरे बंदे को बिल्कुल पसंद ना हो, या उसका उसके ऊपर कोई कंसर्न हो, या उसको उसके ऊपर कोई रिजर्वेशन हो, कोई ख़तरा हो कि जी ये प्रोडक्ट के फेलियर का चांस बन सकता है। सो आपकी टीम की ओपिनियन बहुत सारी जगहों पे हो सकता है डिवाइडेड हो। सो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि तमाम लोगों की जो ओपिनियन है उसको किस तरह से हम फैक्टर इन कर सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तीसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने होता है वो ये है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जिनको हम रिजेक्ट कर देंगे, जिनको सेलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि वो जो कॉन्सेप्ट्स हम रिजेक्ट कर रहे हैं उनमें वो ओवरऑल तो कॉन्सेप्ट बुरे हों, लेकिन उनमें कोई एक आध फीचर या एक आध चीज़ बहुत अच्छी हो। सो ये कैसे हम करेंगे कि जो बुरे कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से अच्छी चीज़ें निकाल कर उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर एम्बेड कर लें या उनके अंदर ऐड कर लें जिनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा चैलेंज होता है। और चौथा चैलेंज ये होता है कि जी हम अपने प्रोसेस को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें। ये मेजर चैलेंजेस होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जब आप कॉन्सेप्ट सिलेक्शन कर रहे होते हैं। अब कॉन्सेप्ट सिलेक्शन की अप्रोचेस, उसमें पहला जो चैलेंज था वो ये था कि जी हम सिलेक्शन करेंगे कैसे, किस बुनियाद पे करेंगे। तो उसके लिए मल्टीपल अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पर 6 अप्रोचेस का जिक्र किया गया है इस स्लाइड के ऊपर। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो पहली अप्रोच है एक्सटर्नल डिसीजन। अब एक्सटर्नल डिसीजन से मुराद ये है, इस अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं या हमारे क्लाइंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे क्लोज या अच्छे क्लाइंट्स होते हैं या जिनको लीड यूज़र भी आप कह सकते हैं, वो लोग जो होते हैं उनसे हम इनपुट लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और उनसे कहते हैं कि आप बताएं कि इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर हमें प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। सो सिलेक्शन हम अपने कस्टमर से या अपने क्लाइंट से करवा लेते हैं जो कि हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं होते। दूसरी अप्रोच हो सकती है प्रोडक्ट चैंपियन एंड इंट्यूशन। इस अप्रोच में हम ये करते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट टीम है या जो हमारी मैनेजमेंट है उसके अंदर जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, यानी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम का हेड है या जो हमारे डायरेक्टर्स हैं या जो सीईओज हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप बताइए कि आप क्या कहते हैं। सो वो लोग डिसीजन करते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलना है और कौन से कॉन्सेप्ट को छोड़ देना है। ये दूसरी अप्रोच हो सकती है। इसके बाद तीसरी अप्रोच जो है उसको कहते हैं मल्टी वोटिंग। इसमें हम बेसिकली ये ऐसे ही है जैसे वोटिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम हर मेंबर से कहते हैं कि आप जो कॉन्सेप्ट्स आपके ख्याल में सिलेक्ट होने चाहिए उनको आप लेके तो उनको आप नंबर कर दें या उनकी आप ग्रेडिंग कर दें कि आपके ख्याल में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये टॉप के ऊपर है, इसको टॉप ग्रेड करना चाहिए, दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट है इसको लेना चाहिए, तीसरे पे इसको लेना चाहिए। तो इस तरीके से सारे लोगों से हम इनपुट ले लेते हैं और फिर सारे लोगों की जो इनपुट होती है उसकी एवरेज निकाल लेते हैं और उसमें अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ज़्यादा लोगों ने सिलेक्ट किया है टॉप पे तो उसको हम टॉप पे रख लेंगे और इस तरीके से हम उसकी कैलकुलेशन करके
जो नंबर ऑफ वोट्स हैं उसकी बुनियाद के ऊपर हम डिसाइड कर लेते हैं। चौथी स्ट्रैटेजी जो हो सकती है वो है प्रोज एंड कॉन्स की स्ट्रैटेजी। प्रोज एंड कॉन्स की स्ट्रैटेजी के अंदर आप ये करते हैं कि जो टीम है वो हर कॉन्सेप्ट की स्ट्रेंथ्स एक तरफ लिख लेती है और दूसरी तरफ उसकी वीकनेसेस लिख लेती है, और फिर उन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बुनियाद के ऊपर आप डिसाइड करते हैं जिस कॉन्सेप्ट की स्ट्रेंथ्स ज़्यादा होती हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट में कोई ऐसी वीकनेस है जिसकी वजह से प्रोडक्ट फेल होने के चांसेस हैं उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं। चौथी जो अप्रोच है वो पांचवी जो अप्रोच है उसे कहते हैं प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। अच्छा, अब इस अप्रोच में ये होता है कि आप हर कॉन्सेप्ट का एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, यानी एक सैंपल बनाते हैं, और फिर वो सैंपल की बुनियाद के ऊपर यानी सैंपल को टेस्ट करके उसके रिजल्ट्स की बुनियाद के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि आपने कौन से कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाना है। इस तरह की अप्रोच उस वक्त यूज़ हो सकती है जब आपकी प्रोडक्ट बहुत सिंपल हो, सादा हो, और उसका प्रोटोटाइप बनाना आसान हो और बहुत ज़्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो इस सूरत में आप इस तरह की अप्रोच को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक सर्टन एप्लीकेशन के लिए कोई धागा बना रहे हैं या फ़र्ज़ करें कपड़ा बना रहे हैं और आपके पास सैंपल वीविंग लूम मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास धागे की एक कोन हो तो आप उससे कपड़ा बना सकते हैं। अब इस सूरत में आपको क्या करना है? इस सूरत में आपको ये करना है कि सिंपली जितने किस्म के धागे आप यूज़ करना चाहते हैं, 4 किस्म के, 5 किस्म के, एक-एक कोन लेंगे, एक-एक सैंपल बनाएंगे, और सैंपल बनाने के बाद जो हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको टेस्ट कर लेंगे तमाम सैंपल्स को। से 5 सैंपल हैं और हमें हमारे लिए उसकी स्ट्रेंथ मैटर करती है तो हम उसका स्ट्रेंथ का टेस्ट कर लेंगे। सो टेस्ट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन से सैंपल्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, और फिर हम उनमें से टॉप 1-2 में से कोई सिलेक्शन जो है वो कर लेंगे, और जिनकी परफॉर्मेंस बुरी होगी उनको हम यहीं पर रिजेक्ट कर देंगे। लास्ट जो अप्रोच है उसको कहते हैं डिसीजन मैट्रिक्स। हमने इस कोर्स के अंदर काफ़ी सारे मैट्रिक्स बनाने सीखे हैं। मैट्रिक्स किसे कहते हैं वो आपको पता है कि एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर कॉलम्स एंड रोज होती हैं, और आप कॉलम्स एंड रोज में जो चीज़ें होती हैं उनको आपस में लिंक करने की कोशिश करते हैं, सो उसको मैट्रिक कहते हैं। सो डिसीजन मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आप हर कॉन्सेप्ट को रेट करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बुनियाद के ऊपर। इसका मतलब यह है कि पहले आप एक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्रिएट करते हैं कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हम किस बुनियाद के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, और फिर उस सिलेक्शन क्राइटेरिया में फ़र्ज़ करें 5 पॉइंट आपने लिए हैं कि जी हम इन 5 पॉइंट्स के ऊपर सिलेक्शन करेंगे। आप हर एक कॉन्सेप्ट को उसके अगेंस्ट रेट करते हैं। आप कहते हैं कि जी मेरे पास मैंने 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉरी मेरे पास 5 जो है वो सिलेक्शन के क्राइटेरियाज हैं, तो नंबर 1 क्राइटेरिया में फ़लाँ प्रोडक्ट जो है वो टॉप के ऊपर है तो उसे मैं 1 नंबर दे दूँगा, फ़लाँ नंबर 2 पे है, फ़लाँ नंबर 3 पे है, फ़लाँ नंबर 4 पे है। इसी तरह से दूसरे क्राइटेरिया में, तीसरे में, चौथे में। तो इस तरह से आप उनको रेट कर सकते हैं, और फिर जिस प्रोडक्ट की जो टोटल रेटिंग है वो सबसे अच्छी होगी उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर हम चाहें तो इस रेटिंग को वेटेज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं वो 5 हैं, से हमने कहा कि जी एक क्राइटेरिया है प्रोडक्ट की एस्थेटिक अपीयरेंस, और दूसरा क्राइटेरिया है प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल हम फैब्रिक की ही बात कर रहे हैं तो फैब्रिक की स्ट्रेंथ, तीसरा क्राइटेरिया है उसकी इलोंगेशन, चौथा क्राइटेरिया है उसकी हैंड फील, और पांचवा क्राइटेरिया है उसकी कॉस्ट। तो ये 5 क्राइटेरियाज हो गए। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम कहें कि जी ये पांचों के पांचों क्राइटेरियाज जो हैं इनकी वेटेज सेम है, यानी जो एस्थेटिक को हम वैल्यू दे रहे हैं वही स्ट्रेंथ को दे रहे हैं, वही कॉस्ट को दे रहे हैं। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम कहें कि इसमें से फॉर एग्जांपल हैंड फील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो उसकी हम वेटेज जो है वो 30% रखें।
और इसी तरह से जो इसकी जो कॉस्ट है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी वेटेज भी हम फॉर एग्जांपल 30% रख लें तो पीछे हमारे पास 40% बचता है और 3 क्राइटेरियाज हैं। तो हमने उन 3 क्राइटेरियाज को 40% के अंदर देखना है कि कितना कितना वेट देना है। मिसाल के तौर पर किसी एक को हम 20% दे देते हैं और बाकी 2 बचते हैं उनको 10% वेट कर देते हैं। सो हम वेटेज के ऊपर भी इसको बुनियाद बना सकते हैं। इसका तो इसकी एग्जांपल इस लेक्चर के अंदर हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो ये 6 किस्म की अप्रोचेस हो सकती हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक अप्रोच डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर और डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होगी। अब कॉन्सेप्ट सिलेक्शन जो है उसको हम 2 हिस्सों में आमतौर पे तकसीम करते हैं। पहले हिस्से को कहते हैं कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग और दूसरे को कहते हैं स्कोरिंग। तो कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग वो पार्ट होता है जिसमें हमारे पास जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो हम क्विकली नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को नैरो डाउन करते हैं। से हमारे पास 20 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम उसमें से सिलेक्शन करेंगे और मिसाल के तौर पर उसमें हमारे पास 10 रह जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे स्क्रीनिंग के प्रोसेस के अंदर। स्क्रीनिंग का प्रोसेस कैसे होता है वो डिटेल आगे जाकर मैं डिस्कस करता हूँ। और पहली स्टेज जब क्लियर हो जाती है तो हमारे कॉन्सेप्ट्स रिड्यूस हो चुके होते हैं। दूसरी स्टेज के ऊपर फिर हम ज़्यादा टेक्निकल तरीके से जो है वो सिलेक्शन करते हैं और उसको कहते हैं स्कोरिंग। वो जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे एक्सप्लेन किया कि आप क्राइटेरियाज की बुनियाद के ऊपर और उनके वेट्स की बुनियाद के ऊपर अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रेट करते हैं और रेट करने के बाद फिर उसमें आप सिलेक्शन करते हैं। तो ये सेकंड जो स्टेज है उसे कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग कहा जाता स्कोरिंग कहा जाता है। तो ये दोनों जो स्टेजेस हैं इनको मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। अब कॉन्सेप्ट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो टोटल 5 स्टेप्स का प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे। मैट्रिक्स के अंदर क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले ये होना चाहिए कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि जी आपने मिसाल के तौर पर कहा कि जी सिलेक्शन हम कॉस्ट की बुनियाद पे करेंगे, अपीयरेंस की बुनियाद पे करेंगे, स्ट्रेंथ की बुनियाद पे करेंगे, इलोंगेशन की बुनियाद पे करेंगे और हैंड फील की बुनियाद पे। तो ये 5 हैं। तो मे बी आपकी प्रोडक्ट में ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले टीम क्राइटेरिया डिफाइन करेगी, फिर क्राइटेरिया जो है उसके साथ उसकी वेटेज भी डिसाइड करेगी कि हर एक क्राइटेरिया उसको हमने क्या वेटेज देनी है। क्या हम सबको बराबर वेटेज देना चाहते हैं या हम डिफरेंट वेटेज देना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर उसके अंदर ये पता होना चाहिए कि जो रेफरेंस है इसका क्या है, मतलब उस क्राइटेरिया की रेफरेंस वैल्यू कितनी है। मिसाल के तौर पर मैंने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था जब हम स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन कर रहे थे, टारगेट स्पेसिफिकेशंस, तो उसमें हमने देखा कि हमने अपनी प्रोडक्ट के साथ को कंपेयर किया था जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर। सो उन प्रोडक्ट से हमें कोई रेफरेंस वैल्यू मिलती है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जी हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो एक प्रोडक्ट 100 रुपए की बेच रहा है, कोई 120 रुपए की बेच रहा है, कोई 130 की बेच रहा है। तो हमारी टारगेट वैल्यू क्या है? हम चाहते हैं कि मिनिमम पे जाए वो। उसमें मैंने ये डिस्कशन की थी कि आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनसे आपकी जो वैल्यू है वो बेहतर हो। सो आपकी प्राइस उनसे कम हो, अगर हो सके तो सबसे कम हो, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो एटलीस्ट मेजॉरिटी, यानी अगर 5 कंपेटिटर्स हैं तो उनमें से 4 से या 3 से ज़रूर बेहतर हो। सो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि रेफरेंस वैल्यू हर एक क्राइटेरिया की हमें मैट्रिक्स के अंदर मालूम होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है कॉन्सेप्ट को रेट करना। अब जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके पास मल्टीपल होते हैं, तो आप उनको स्केल कर लेते हैं। स्केल से मुराद ये है कि उसमें 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप कहते हैं कि जी मेरी रेफरेंस वैल्यू जो भी है वो मेरे लिए 0 है और जो मेरे कॉन्सेप्ट्स की एक्चुअल वैल्यू आ रही है उसको मैंने कंपेयर करना है। अगर वो रेफरेंस वैल्यू से कम आ रही है तो मैं उसे माइनस लिख दूंगा, और अगर ज़्यादा आ रही है तो मैं उसे प्लस लिख दूंगा, अगर बराबर आ रही है तो 0 लिख दूंगा। सो इस तरीके से हम उनको स्केल कर लेते हैं अपने रेफरेंस से कंपेयर करके कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे हैं। सो दूसरा तरीका ये है कि हम उसको इस तरीके से करने के बजाय उसको 1 से 5 तक की स्केल रख लें
और वो वैल्यू दे दें। तो इस दोनों तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं। और पहले हम उनको वैल्यू देते हैं रेटिंग में, फिर उसको कंपेयर करते हैं रेफरेंस की वैल्यू के साथ, और फिर हम कोई डिसीजन करते हैं। इसकी ये कैसे करते हैं ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है कि कॉन्सेप्ट को रैंक करना। अब आपने क्या करना होता है कि जी अब आपने सम करना होता है और फिर वेटेड स्कोर देना होता है, जो भी आपने वेटेज तय की हुई है उसके मुताबिक। और ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाकर। फिर उसके बाद आपने कंबाइन एंड इम्प्रूव करना होता है। समटाइम्स आप देखते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि एक दो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल उनकी ओवरऑल वैल्यू अच्छी नहीं आ रही, लेकिन उनमें कोई अच्छे फीचर्स हैं, तो वो आप अच्छे फीचर्स निकाल कर वहाँ से लेकर एक प्रोडक्ट के एक कॉन्सेप्ट के अच्छे फीचर लेकर और दूसरे कॉन्सेप्ट के अच्छे फीचर लेकर उन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं, और कंबाइन करके एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल भी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। या कोई एक कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है जिसमें आप कहेंगे इसमें 4 क्राइटेरिया बहुत अच्छे हैं, 5वें में प्रॉब्लम है, तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। तो ये स्टेप होता है जिसे कहते हैं कंबाइन एंड इम्प्रूव। एंड फाइनली आखिरी जो स्टेप है वो वही है कि जी सिलेक्ट द बेस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये 5 स्टेप का प्रोसेस है, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जी सबसे पहला जो 5 स्टेप्स हैं उस पे जाने से पहले इसको, ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है, इसे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट फनल कहा जाता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट फनल जो है, इसके नीचे अगर आप देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले जो रेड कलर में डॉट्स लगे हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट जनरेशन को के बारे में बताते हैं। कॉन्सेप्ट जनरेशन जब आप करते हैं तो यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर 12 डॉट्स लगे हुए हैं। पहली स्टेज के ऊपर जब कॉन्सेप्ट सिलेक्शन में आप जाते हैं तो आप कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग करते हैं। जब आप स्क्रीनिंग करते हैं तो उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स आप रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ आप सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे आप देखें तो ये रेड डॉट्स जो हैं ये फिर आगे डिवाइड हो गए हैं 2 हिस्सों में, यानी इनमें से कुछ रिजेक्ट हो गए हैं और कुछ सिलेक्ट हो गए हैं। फिर उसके बाद आप कॉन्सेप्ट स्कोरिंग करते हैं। अब जो बचे होते हैं वो फिर अगेन डिवाइड हो जाते हैं। उनमें से कुछ इस फनल आगे से ये फनल तंग होती जा रही है, सो इसका मतलब ये है कि आगे चंद एक जा सकेंगे, बाकी पीछे रह जाएंगे। सो यहाँ से अगर आप देखें तो ये चंद एक आगे जा सके हैं, 2 गए हैं, फिर 2 को हमने 3 में कन्वर्ट किया है। वो कैसे किया है आगे जाके देखते हैं। और फिर लास्ट में हमने एक सेलेक्ट कर लिया है जहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, तो एक को हमने फिर टेस्ट किया है। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट फनल। तो इसमें ऐसे ही होता है कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं, फिर स्क्रीनिंग में कुछ कम हो जाते हैं, फिर स्कोरिंग में कुछ और कम हो जाते हैं, और फाइनली जब हम टेस्टिंग की स्टेज तक पहुँचते हैं तो वो एक या फिर 2-3 तक रह जाते हैं। अब इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं आगे जाने से पहले। द गोल ऑफ द कॉन्सेप्ट सिलेक्शन इज़ नॉट टू सेलेक्ट द बेस्ट कॉन्सेप्ट। हालांकि इससे पहले हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हम ये कह रहे हैं कि जी कॉन्सेप्ट सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बेस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको सिलेक्ट कर लें। इसमें इसको ऐसे कहना चाहिए कि द गोल ऑफ द कॉन्सेप्ट सिलेक्शन इज़ नॉट ओनली टू सेलेक्ट द बेस्ट कॉन्सेप्ट, बल्कि इसके साथ हमें कुछ और भी करना होता है। द गोल ऑफ कॉन्सेप्ट सिलेक्शन इज टू डेवलप द बेस्ट कॉन्सेप्ट। यानी कि जो फर्ज करें आपके पास 20 कॉन्सेप्ट आए हैं, तो ऐसे नहीं है कि उन 20 में से आपने कोई एक सिलेक्ट कर लेना है जो सबसे अच्छा हो, नहीं। असल उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने उनमें से 20 में से एक डेवलप करना है जो सबसे अच्छा हो। जो आपका उन 20 में से बेस्ट है, हो सकता है वो इम्प्रूव हो सकता हो, तो आपने उसकी इम्प्रूवमेंट करने के बाद उसे जो है वो जो उसकी उस टाइम परफॉर्मेंस है उससे भी बेहतर स्टेज के ऊपर लेके जाना है। ये इसका गोल होता है कॉन्सेप्ट सिलेक्शन का। सो रिमेंबर टू कंबाइन एंड रीफाइन द कॉन्सेप्ट्स टू डेवलप बेटर वंस। यानी कि अगर 2 कॉन्सेप्ट्स में एक में कुछ अच्छी चीज़ें दूसरे में कुछ अच्छी हैं, तो दोनों को कंबाइन करके आप एक अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई एक ही आपने लेना तो उसे रिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आज हमने जो एग्जांपल इसमें ली है वो है रीयूजेबल सिरिंज की एग्जांपल। ये रीयूजेबल सिरिंजेस जो हैं वो पहले इस्तेमाल हुआ करती थी, अब आजकल इस्तेमाल नहीं होती, तो या इनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। सो रीयूजेबल सिरिंज से मुराद ये है कि आपके पास एक सिरिंज है
और जिसके अंदर आप कोई लिक्विड जो है वो फिल कर सकते हैं, अपनी मर्जी की अमाउंट जो है उसमें फिल कर सकते हैं और फिर उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करनी पड़ती है, तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्विकली मैं बताता चले जाता हूँ कि जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि रीयूजेबल सिरिंज, यानी कि ये दोबारा दोबारा इस्तेमाल हो सकती हो, विद प्रिसीजन डोजेज। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो स्केल इसके ऊपर हम बनाएंगे वो प्रिसाइज होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। प्रिसीजन डोजेज कंट्रोल फॉर आउट पेशेंट यूज़, यानी ये मेडिकल की प्रोडक्ट है। प्राइमरी मार्केट इसकी एल्डरली पीपल हैं और मेजर फीचर्स इसमें एक्यूरेसी ऑफ द डोज मीटरिंग और इनएक्सपेंसिव हो, क्योंकि रीयूजेबल हम बना रहे हैं तो इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए, कॉस्ट की वजह से रीयूजेबल बना रहे होंगे। देन नीड एनालिसिस इस प्रोडक्ट का ये है कि इसमें ईज़ ऑफ हैंडलिंग होनी चाहिए, ईज़ ऑफ यूज़ होना चाहिए, रीडेबिलिटी ऑफ द डोज सेटिंग। ऐसे ना हो कि जी आपने एक स्केल प्रिंट किया और चंद एक यूज़ करने के बाद वो सिरिंज तो इस काबिल हो के रीयूज़ हो जाए लेकिन वो स्केल मिट जाए, तो वो भी रीयूजेबल नहीं रहेगी उस टाइम। फिर एक्यूरेसी ऑफ द डोज मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केल बिल्कुल ठीक हो। ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ईज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी ऐसे ना हो कि जी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस ही इतना मुश्किल हो कि बहुत महंगी हो जाए, इससे कॉस्ट को फ़र्क पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी, डेफिनेटली आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो प्रॉफिट इज़ द अल्टीमेट गोल। अच्छा, यहाँ पर चंद एक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मैं क्विकली इसको इसलिए आगे लेके जा रहा हूँ कि हमने कॉन्सेप्ट सिलेक्शन की इसमें बात करनी है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर आपको 4 कॉन्सेप्ट नज़र आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ए मास्टर सिलेंडर, कॉन्सेप्ट बी रबर ब्रेक, कॉन्सेप्ट सी रैचेट एंड कॉन्सेप्ट डी प्लंज स्टॉप। यानी ये 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और आगे उनकी डिस्क्रिप्शन भी बताई हुई है कि किस कॉन्सेप्ट में क्या है। सो ये आपके पिछले जो वीक का जो लेक्चर था ये उसमें हमने करना था कॉन्सेप्ट जनरेशन, तो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट जनरेशन की है। इस स्लाइड के ऊपर देखें तो 3 और कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। कॉन्सेप्ट ई स्वैश रिंग, कॉन्सेप्ट एफ लीवर सेट, यानी इसमें एक लीवर ऐड किया, अगर आप इसके टॉप के ऊपर देखें तो यहाँ पर एक लीवर ऐड किया हुआ है। कॉन्सेप्ट जी डायल स्क्रू, यानी इसके अंदर एक स्क्रू ऐड कर दिया है और शायद इसके अंदर यहाँ पर कुछ एडिशनल स्टोरेज भी ऐड की है। सो ये 7 तरह के कॉन्सेप्ट्स उन्होंने डेवलप किए पेपर के ऊपर और अब उनका टारगेट ये है कि उन्होंने इन 7 में से या इनको कंबाइन करके या इम्प्रूव करके कॉन्सेप्ट सिलेक्शन करनी है। तो इसको हमने आज एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करना है। तो यहाँ यहीं से नेक्स्ट इसको मैं कंटिन्यू करूँगा।